गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वाला फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या है। फर्स्ट इशू है, भारत को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है, यानी AIBD का। आपको क्या करना है, AIBD का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया, तो पहले 2 टाइम्स कब कब चुना गया था, तो 2018 से लेकर के 21 तक, फिर 21 से लेकर के 23 तक इसको जो है अध्यक्ष बनाया गया था, और ये थर्ड टाइम है जो भी फिर बनाया गया है। इसके अलावा AIBD का फुल फॉर्म अगर हिंदी में पूरा बात की जाए तो क्या होता है, अगर बोला जाए तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में 1970, ये बाय मिस्टेक 1 यहाँ पे ना छूट गया है, ठीक है, मैं इसको जस्ट अभी करेक्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये 19 होगा, ओके, 19 इस समय में यूनेस्को के तहत की गई थी। किसके तहत? यूनेस्को के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर बोला जाए कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 44 है। 44 इसके देशों के 92 सदस्य हैं। और कौन कौन से हैं? एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्य और उत्तरी अमेरिका के 28 देश और क्षेत्रों के 44 सहयोगी जो इसके संगठन जो है इसके क्या है, AIBD के सदस्य हैं। इसके अलावा भारत AIBD के संस्थापक सदस्यों में से भी यह एक है। प्रसार भारती इस संगठन में भारत की ओर से प्रतिनिधि है। कौन है? प्रसार भारती इस संगठन में भारत की ओर से प्रतिनिधि है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, AIBD का जो 21वां आम सम्मेलन हुआ था और एसोसिएटेड मीटिंग्स जो 2023 की गई है, इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहा है, तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी कौन है? गौरव द्विवेदी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? गौरव द्विवेदी, इनके द्वारा किया गया है। और यह बैठक कहाँ हुई है, तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में यह आयोजित की गई थी, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। ये सभी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पूरे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, MP यानी मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा क्या किया गया है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है। नाउ अब देख लेते हैं क्या है यह पंप भंडारण जो है, जो आधारशिला रखी गई, आखिर है क्या, किसके द्वारा रखा गया है, तो ग्रीनको ग्रुप, एक वर्ड आप सुनेंगे, ग्रीनको ग्रुप, ओके, ये है ग्रीनको ग्रुप। इस परियोजना का विकास कर रहा है ग्रीनको, एक क्या है, ग्रुप है जिसका विकास कर रहा है, और यह भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण कंपनी भी है। परियोजना का स्थान कहाँ है, तो MP, कहाँ, किस जिले में? एक्चुअली जो अगर डीपली पूछेगा तो MP के लिए, MP की अगर कोई एग्जाम होती है तो वहाँ पे डीपली थोड़ा सा पूछ लेगा, अदरवाइज ऐसे ये पूछेगा कि सबसे बड़ा पंप भंडारण कहाँ, तो MP ही है। और इसके अलावा अगर MP के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा सा खेमला ब्लॉक और नीमच जिला को ध्यान रखिए, ब्लॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस जिले को ध्यान रखना, यह MP में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, 1440 मेगावाट है, जिसमें कि कितने का भंडारण होगा, कितने का स्टोरेज कर सकता है, 7.5 घंटे तक का यह स्टोरेज हो सकता है। इसकी क्षमता अभी कितनी थी, तो 6 घंटे के भंडारण के साथ 920 मेगा तक ये विस्तारित की जा रही है। 920, ओके। यह प्रतिदिन लगभग 11 गीगावाट घंटे का भंडारण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। अभी किस में है, मेगावाट में है, लेकिन इसका कितना किया जा रहा है, 11 गीगावाट आवर्स का किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में परियोजना की कुल जो निवेश है, यानी इसमें जो खर्च किया जाएगा वो है 11,500 करोड़ रुपया का, 11,500। इसके अलावा MP से रिलेवेंट आप लोगों को मैंने एक न्यूज़ बताया था कि MP के इंदौर में क्या किया गया है, अभी मल्टी डायमेंशनल जो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। MP के इंदौर में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी MP में स्टार्ट की गई हैं, ओके। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका एक खेल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी गई ग्वालियर में, तो ये कुछ अभी चलाया जा रहा है वहाँ पर। इस सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने किया है? जियो मार्ट ने। किसको किया है? महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए, अब ये जियो मार्ट का उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय परिवारों के उत्सव में क्या करना है, एक अभिन्न भागीदारी के रूप में खुद को स्थापित करना है। जैसे जियो मार्ट ने अपने त्योहार अभियान को जियो उत्सव यानी भारत के उत्सव के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। जियो मार्ट का अभियान कब से शुरू हो रहा है, तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कल से यानी 8 अक्टूबर से ये आरंभ हो चुका है। जियो मार्ट है क्या, तो ये एक इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है, भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी। इसका शुरुआत रिलायंस रिंटे और जियो प्लेटफॉर्म के बीच एक संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट एंटरप्रेन्योर के रूप में
की गई थी। नाउ और इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है? ईरान की रहने वाली है जो मानवाधिकार कार्यकर्ता भी है, वो है नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। आखिर उनको क्यों किया गया है? इनके मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ईरान में क्या किया था? महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए सम्मानित किया गया है, इनको जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सुश्री मोहम्मदी वर्तमान में कहाँ है? ईरान के एक जेल में। कितनी आश्चर्य की बात है कि नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है और वो कहाँ है? वर्तमान में तो ईरान के एक जेल में बंद है, वो भी अच्छे कार्य को लेकर उनको बंद किया गया है। ईरानी शासन ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया है, अनेकों बार गिरफ्तार हो चुकी हैं, उन पर 5 बार उनको दोषी भी ठहराया जा चुका है। 31 साल जेल और सबसे एक बोल सकते हैं कि 154 जो कोड़े से मारा जाता है ना, जेलों में देखे होंगे कुछ पुरानी मूवीज में भी जो कोड़े मारते हैं, तो 154 कोड़े की इनको सजा सुनाई गई है। ये बहुत स्ट्रेंज वाली बात नहीं है कि एक महिला जो कि कुछ अच्छा कुछ नहीं, बहुत ही बड़ा अहम उनका योगदान है समाज के प्रति, उनके साथ ये मतलब बर्ताव किया जा रहा है ना। वह ईरान में अग्रणी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक है। 2022 में नोबेल शांति का पुरस्कार किसको गया था? 2022 का किसको दिया गया है? जस्ट मिनट्स व्हाट्सएप पे लिख लें। 2022 में किसको दिया गया है? तो संयुक्त रूप से बेलारूसी मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बाई लियात्स्की को दिया गया था। इनके साथ ही रूस की एक और थी जो उनका नाम है रूस की जो थे मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। ये दोनों को दिया गया है ज्वाइंट रूप से, सेंटर फॉर लिबर्टीज। इसको क्योंकि 2022 का भी ध्यान रखिएगा, बाई चांस एग्जाम में पूछ भी सकता है, जरूरी नहीं कि 23 का ही पूछे, लास्ट ईयर का पूछ लिया करता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को। अनाउंसमेंट तो अभी कर दी गई है, लेकिन इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुरस्कार, वो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ दिया जाएगा, तो पुण्यतिथि पर ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो में यह प्रदान किया जाएगा। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर को तो पुरस्कार दिया जा रहा है, फिर उसकी घोषणा भी क्यों की गई? तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मंथ की जो फर्स्ट आपका सोमवार आता है उस दिन दिया जाता है चिकित्सा का पुरस्कार। सोमवार को चिकित्सा, मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को आपका रसायन का, वीरवार या गुरुवार को आपका दिया जाता है साहित्य का, शुक्रवार को शांति का, और फिर नेक्स्ट जो मंडे आएगा जैसे आज, तो आज कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? आज दिया जाएगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। 9 अक्टूबर को डिक्लेयर था कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार आपके 6 श्रेणियों में दिया जाता है। सबसे पहले अगर कोई पूछे कि कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिनको दिया गया था या कौन भारतीय थे, क्वेश्चन ये बनेगा कौन से भारतीय को दिया गया प्रथम नोबेल पुरस्कार, तो यह दिया प्रथम टाइम किस भारतीय को दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए उनकी गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था। और अगर किसी महिला के बारे में पूछे कि वो प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो मदर टेरेसा है। प्रथम भारतीय इसलिए है क्योंकि उनको नागरिकता भारत की मिल चुकी थी। 1979 में उनको शांति के लिए ही दिया गया था। तो ये कुछ जो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार जो देने का जो प्रारंभ किया गया वो 1901 से प्रारंभ किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नाश्ता, इससे चीज सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर स्कूलों में नाश्ता का प्रबंधन किया जा रहा है तो उसके पीछे मोटो क्या होगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन जो है स्कूल में हो सके, अधिक से अधिक बच्चे जो है स्कूल से जुड़ सके, शिक्षा को ले सके। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। 6 अक्टूबर का योजना पंचायती राज संस्थाओं में ये ऑलरेडी चलाया जा रहा था, लेकिन अब पंचायती राज संस्थाओं के अलावा भी जो स्कूल है पंचायती राज में, उसके अलावा स्कूल के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना की क्रियान्वयन में साल में कितना खर्च होगा? करीब करीब ऐसा 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी अगर सरकार ऑनेस्टली इस पे काम करे तो। क्योंकि होता क्या है कि स्कूलों से भी ये पास आ तो जाता है कि बच्चों को नाश्ता में ये दो, लेकिन मिड डे मील या आप बोल सकते हैं कि जो ब्रेकफास्ट तो खैर अभी स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन जो मिड डे मील चला जा रहा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, है ना। यह योजना स्कूलों में छात्र नामांकन में सुधार के अलावा बच्चों में क्या है कुपोषण के जो मुद्दा है, जो स्थिति बनी रहती है, उसका भी यह समाधान करेगा। क्योंकि टाइम से अगर स्कूल के द्वारा नाश्ता दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है हम लोग ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी तो अच्छी ही होगी, कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट दिया जाएगा। जैसे बच्चों को अभी आंगनबाड़ी से क्या क्या दिया जाता है, जो 3 साल से अंडर 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको स्कूल आंगनबाड़ी से ही मल्टीग्रेन्स के पैकेट दिए जाते हैं।
तो ये सब योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन बात यही होती है कि योजनाएं कितनी चल पा रही है, कितना इस पे काम हो पा रहा है। आरबीआई द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को, पीएम विश्वकर्मा योजना जिसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर से, ठीक है, और इस जो भी लाभार्थी हैं इसके, उनको पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया गया है। पीआईडीएफ योजना के तहत, आखिर ये पीआईडीएफ योजना है क्या, देख लेते हैं। आरबीआई ने पीआईडीएफ योजना को 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2025 तक इसको बढ़ा देने का प्रस्ताव दिया है। पीआईडीएफ यानी पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना जनवरी 2021 में 3 साल की लिए चालू की गई थी, जिसको अगेन क्या कर दिया गया है, 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मतलब पहले 3 साल तो था ही, अब ये 2 साल तो कितने हो गए, 5 साल करीब हो जाएगा, क्योंकि ये चलेगा 31 दिसंबर तक 2025 तक, और स्टार्ट कब हुआ था, जनवरी 2021 में। पूर्वोत्तर राज्य यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, इन सभी इलाकों में भौतिकी क्या है, पॉइंट ऑफ सेल क्विक रिस्पांस कोड जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया था। आरबीआई के अनुसार अगस्त 2023 तक पीआईडीएफ योजना के तहत कितने करोड़ का ये फंड है, 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट जो है ये खोले गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर लगाया है? डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर। क्यों लगाया है और कितने साल के लिए लगाया है? ये 5 साल के लिए इस पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। एक्चुअली यह पार्टी जो है भारत विरोधी, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी त्रिपुरा में भी लगाया है। डिमांड क्या थी? त्रिपुरा में भी लगा दिया गया 5 साल का प्रतिबंध। डिमांड क्या है? भारत से त्रिपुरा राज्य को अलग करो, अलग त्रिपुरा बनेगा। उसी प्रकार से भारत को क्या करना है, ये मुद्दा तो खैर आप लोग सभी को इससे परिचित है। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, बस उनका यही एक है। तो पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है 5 साल के लिए। और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का गठन कब किया गया था? 1998 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शब्बीर अहमद शाह के द्वारा किया गया था। वह एक प्रमुख अलगाववादी है जो अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। इसके संस्थापक ने कश्मीर को क्या कहा था? कश्मीर को विवाद कहा था। इसका यही संस्थापक ने कश्मीर को विवाद कहा था। अभी जैसे एक मुद्दा चल रहा है आपका, इन दिनों न्यूज़ में लगातार चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन हमास, है ना। तेलंगाना के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक्चुअली यह जो आप देख रहे हैं समक्का सरक्का, ये एक जनजातीय देवी है, यानी जनजाति लोग जो है इसे देवी की तरह पूजा करते हैं, इसे देवीय मानते हैं। उनकी देवी का नाम क्या है? समक्का सरक्का, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे खोला जा रहा है? मंजूरी कहाँ मिल गई है? तो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। तेलंगाना में खोला जाएगा यह जनजातीय विश्वविद्यालय, ओके, तेलंगाना में। नाउ अब देख लेते हैं क्या है इसके लिए जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इसमें किसमें संशोधन किया गया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में इसमें संशोधन किया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन, एक्चुअली आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठन होने वाला आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य। कब किया गया था? 1954 में। तो अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची में इसकी जब गठन किया गया, इसको भाषा के आधार पर अलग राज्य बन गया था ये, तो उसी समय इसकी जो 13वीं अनुसूची है उसमें ये प्रावधान दिया गया था कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संशोधन किया गया है। इसके लिए बजट कितना है? 889.07 करोड़ का प्रावधान रहेगा इस यूनिवर्सिटीज के लिए। ओके, नाउ विश्व मुस्कान दिवस, हालांकि ये न्यूज़ तो 6 अक्टूबर का और मैं क्लास ले रही हूँ 9 अक्टूबर का। मैंने इसलिए दिया है कि मुस्कान जो है आज के वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति टेंशन में ही जीता है। प्रत्येक व्यक्ति वो खुशी लाना ही नहीं चाहता, अपने सामने वो खुशी नहीं लाना चाहता है ना। हर वक्त किस में रहेगा? उदास रहेगा। वो खुश रहना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो इंसान खुश रहना चाहेगा, खुशियाँ उसके पास दौड़ के जा रही है। ऐसा नहीं कि नहीं जा रही, लेकिन वो बोलता है कि नहीं खुशी हटो। तो आज के समय में ये जो मुस्कान है ना, ये बहुत एक अमूल्य चीज़ हो गई है, अनमोल चीज़ हो गया है ना। तो इसे कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो देख लीजिए। अक्टूबर का जो पहला शुक्रवार आता है, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहला शुक्रवार अक्टूबर का जो आता है उसमें शांति का पुरस्कार दिया जाता है। अब सोचिए कि वो शुक्रवार कितना अच्छा होता है, शांति का पुरस्कार भी दिया जाता है, मुस्काने के लिए भी उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल 6 अक्टूबर आपका क्या पड़ा था? विश्व मुस्कान दिवस। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 7 अक्टूबर को आ जाए, तो जो पहला शुक्रवार आएगा, फ्राइडे आएगा, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि साल में एक दिन
मुस्कुराहट और दयालु कार्यों के लिए समर्पित करना। साल में एक दिन, मैं कहती हूँ साल में एक दिन ही, प्रत्येक दिन खुश रहो, है ना। 99 में विश्व मुस्कान दिवस जो है पहली बार कलाकार कौन है, हार्वे बॉल के द्वारा मनाया गया था। 99 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। 63 में वारसिस्टर मैसाचुसेट्स के एक व्यावसायिक कलाकार हार्वे बॉल ने स्माइली चेहरा बनाया था। एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, नाम क्या है, हार्वे बॉल। इस हार्वे बॉल इन्होंने क्या किया था, 63 में एक स्माइली चेहरा बनाया और 99 से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। हार्वे बॉल, जस्ट ए मिनट, आई थिंक कुछ इश्यूज आ गई, एक मिनट पे चेक कर लेती हूँ क्यों ऐसा हुआ, देख लेते हैं। आप लोग पूरी वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लास अभी कंटिन्यू नहीं होगी, क्लास कंटिन्यू होगी, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। पूरी वीडियो को आप लोग कंटिन्यूसली देख लीजिएगा, वीडियो पूरी मिलेगी आप लोगों को। ओके, वीडियो ये पूरी मिलेगी। ये अपने आप पता नहीं क्यों ये बोर्ड ऑफ हो गया है, लेकिन वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, एक कुछ सेकंड में ये ऑन हो जाएगी। डिजिटल का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है ना, डिजिटल का तो ज़माना चल रहा है। तो जो चीज़ अपने हाथ से, आजकल मैनुअली तो बहुत चीज़ें बंद होते जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, क्या क्या आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा फिर। जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है। चलिए मैं फिर से क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। जस्ट ए मिनट, ओके। चलिए, हाँ, हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग नाउ। तो ये हो गया। बोर्ड भी नहीं चाहता है कि जो है बच्चे मुस्कुराएं, बोर्ड भी नहीं चाहता, वो भी ऑफ हो गया इसी टॉपिक पे, है ना, इसी टॉपिक पे ये भी ऑफ हो गया। 2001 में हार्वे बॉल के नाम और स्मृति का सम्मान करने के लिए हार्वे बॉल वर्ल्ड स्माइल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 2001 में। नाउ तमिलनाडु का एक तट मंदिर कौन सा है, मामल्लपुरम। यह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल इसको घोषित किया गया है। ओके, ये इसको क्या, यूनेस्को का क्या है, विश्व धरोहर स्थल। इसने क्या किया है, मामल्लपुरम के तट मंदिर में भारत का पहला ऊर्जा पुरातत्व स्थल को जो है यह बन गया है। मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। सौर संयंत्र न केवल तट मंदिर को रोशन करेंगे बल्कि नए स्थापित जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको भी बिजली प्रदान करेगा। और इसके अलावा जो भी आएंगे, जैसे पर्यटक आएंगे वहां पर, तो उनको भी स्वच्छ पेयजल की भी आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा तो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी। अब तट मंदिर, इसको 1984 में इस महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसको क्या किया गया था, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु के कहाँ पर है, महाबलीपुरम में स्थित है। और इसका तट मंदिर को किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, इस मंदिर को नरसिंह वर्मा द्वितीय के द्वारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GICRE, ये एक क्या है, जो बोल सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह एक कंपनी है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ओके, इसने क्या किया है, रामास्वामी नारायण को अध्यक्ष, किसके स्थान पर, दिनेश श्रीवास्तव के स्थान पर रामास्वामी नारायण को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD भी इसको नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं थोड़ा। और SBI के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, दिनेश खारा। इनके भी कार्यकाल को जो है बढ़ा दिया गया, 28 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मौजूदा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अभी नियम में जो चेंजिंग की गई है, कोई भी व्यक्ति जो है 63 ईयर्स तक SBI का चेयरमैन पद पर रह सकता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए कि जनरली क्या होती है, रिटायरमेंट की उम्र 60 ईयर्स होती है, लेकिन SBI में 63 ईयर्स है। बैंक वाले जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ अब देख लेते हैं कुछ रिविजन पॉइंट्स क्या क्या है। भारत को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया। MP के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है।
जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? ईरानी मानवाधिकार कौन है? नरगिस मोहम्मदी को। तेलंगाना सरकार के द्वारा सभी स्कूल बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। आरबीआई के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया उसके तहत पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध लगाया है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिवीजन पॉइंट्स मैं देती थी वो थोड़ा सा जो बनाते हैं पीपीटी उनसे बाय मिस्टेक क्या हो गया है, सेम डे का बन गया। अदरवाइज मैं प्रीवियस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको रिवीजन करवा देती हूँ, तो नेक्स्ट ये गलती नहीं होगी। ओके। विश्व मुस्कान दिवस 6 अक्टूबर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रामास्वामी नारायण को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये नवा नहीं है, वो 19वां है। ओके, यह 19वां G20 जो बैठक की गई थी 19वां था ये। पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खुलेगा? लखनऊ में। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 200 रुपए से 300 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो सब्सिडी थी उसको 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया, यानी 701 रुपए की जगह 601 रुपए देने होंगे। और जो 12 रिफिल यानी 12 सिलेंडर जो साल में मिलते हैं उसके तहत। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कितना मीटर उन्होंने फेंका था? 88.88 मीटर। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो एमपी दे रही है। पहले 33% था, अब 35% कर दिया गया है। लेकिन एमपी का जो वन विभाग है वहां पर ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बाघों की संख्या में एमपी इसमें सबसे अधिक है, कर्नाटका दूसरा है और आपका उत्तराखंड 3rd पोजीशन पर है। इसके अलावा एक पॉइंट और एक न्यूज और ध्यान रखना है, एमपी से रिगार्डिंग सबसे अधिक वनों की संख्या भी एमपी में है। और एमपी में जो शिक्षक की भर्ती की जाती है वहां पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बायलन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को, जो कि एक दिमागी लकवा होता है और उसका थीम क्या था? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के खोलने की मंजूरी उनको दे दी है? तो यह तेलंगाना में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ये क्वेश्चन रिपीट होगा। नॉर्वे के किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? जॉन फासे को साहित्य के लिए नोबेल, जॉन फासे को नॉर्वे के हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन के अनुसार एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में किस फ्रांसीसी बिजनेसमैन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एडजॉर्नियट एट ऑर्लैंड। ओके। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? रूस ने बनाया है परमाणु ऊर्जा वाली। किस जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर जोइता गुप्ता, जो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में। ये पर्यावरण की और जो विकास कार्यक्रम होता है पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर हैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और ये स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि ये डच वैज्ञानिकों का सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए संयंत्र के लिए यूरेनियम प्राप्त हुआ है? किस देश को हुआ है? बांग्लादेश को हुआ है। और कौन दे रहा है? तो रूस दे रहा है। और बांग्लादेश जब ऐसा ये प्राप्त कर लेता है तो 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक यह राज्य पूरी दुनिया में बन जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश। एक ध्यान है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश की सीमा किन अन्य भारत के राज्यों से सटी होती है? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा किए हुए हैं? आंसर आया है रेखा का, अनूप है, सूरज है। थैंक यू सो मच आप लोगों के आंसर के लिए। अब अदर स्टूडेंट्स को तो आंसर नहीं आने का उन्होंने शायद कुछ कसम वसम खा रखा है कि और आंसर नहीं देना है, केवल ये 3 स्टूडेंट के ही आंसर आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से इसलिए फीडबैक भी जानना चाहती हूँ कि मेरा फीडबैक आप लोग जरा दें। ओके चलिए। एशियन गेम्स 2023 में स्क्वाश मिक्स डबल्स इवेंट में भारत के हरिंदरपाल सिंह और दीपिका पल्लिवल कौन सा मेडल जो आपने नाम किया है? गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स जो कि अब समाप्त भी हो चुका, भारत को कितने मेडल के साथ? इसने 107 है ना, जिसमें गोल्ड 28, सिल्वर 38 एंड 41 ब्रॉन्ज था। 4th पोजीशन पे रहा है चीन के। और ये 19वां एशियाई खेल था, लास्ट ईयर 2018 में हुआ था, जाकार्ता में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया गया तिरुपुर तमिलनाडु में। एशियन गेम्स करते हैं महिला तीरंदाजी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है।
नीव लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नया कार्यकारी निदेशक किया? मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसे अप्सपा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? रीमा दास। नाउ देख लेते हैं, अब आज के हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए डैश में और संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पेश करने की मंजूरी दे दी। तो ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2006, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2008, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में जो है यह संशोधन किया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार हार्वे बॉल के द्वारा पहली बार विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया गया था? 96, 99, 2002, 2005। तो पहली बार कब मनाया गया? 1999 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ऑप्शन है ममल्लापुरम में तट मंदिर, लाल किला, आगरा का किला, अजंता गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ममल्लापुरम का तट मंदिर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिवेश श्रीवास्तव, दिनेश खरा, राजेश कुमार, रामास्वामी नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामास्वामी नारायण। और किसका स्थान ले रहे हैं? देवेश श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्थान किसका लेंगे? देवेश श्रीवास्तव का। ओके, आज का देवेश श्रीवास्तव इनका स्थान लेंगे। आज का सवाल दिनेश खारा को लेकर के है। दिनेश खारा ये कौन है? इनके बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन, दिनेश खारा का क्या संबंध है वर्तमान के करंट अफेयर्स से, यानी वर्तमान का जो न्यूज बोल सकते हैं इससे दिनेश खारा का क्या संबंध है? कौन है दिनेश खारा? ये आज का सवाल है, दिनेश खारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा सम्मेलन था जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के द्वारा इसका किया गया है। मतलब NIA किसकी भूमिका रही है? तो और किसके द्वारा है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, RBI ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को डैश की अवधि तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो कब तक दिया है? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। नाउ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डैश में जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सरकार ने डैश पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और आंसर है, ऑप्शन दिया गया है जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स पार्टी, जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू और कश्मीर फ्रीडम पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पे 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश को तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? चीन, जापान, भारत, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को तीसरी बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने डैश वर्ष बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? 9, 10, 11, 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 साल बाद। ओके, तो ये रही आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, न्यूज़, मुद्दे, समाचार। इसके अलावा हम लोगों ने वॉलेंट फैक्ट्स को देखा, कुछ रिवीजन को भी देखा है और MCQs को भी हम लोगों ने देखा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मैसेज जरूर करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और सुझाव भी अपने, कोई भी नए विचारों की क्लास को और कैसे करने से आप सभी की, आप लोगों की भलाई जो होगी उसके साथ साथ जो है अदर स्टूडेंट्स की भलाई होगी, साथ में कुछ मेरी भी भलाई हो जाएगी, मुझे भी कुछ ज्ञान आप लोग की तरफ से मिल जाएगा, है ना, कि क्लास को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इस ज्ञान की जरूरत मुझे भी है और एक फीडबैक की जरूरत भी है कि मेरे अंदर भी क्या परिवर्तन करना चाहिए, है ना, क्योंकि सभी इंसान है जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। मैं भी सीखती हूँ, मैं भी आप लोगों से सीख रही हूँ। तो एक फीडबैक की जरूरत मुझे भी है, एक नहीं अनेकों फीडबैक की जरूरत है मुझे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे फीडबैक दिया करें। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।